Jai Hind students, welcome to today's English class. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. As you know, we have completed all the units of our bridge course book. Now, today we will revise some basics of English grammar. आप सभी ये टॉपिक पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एज यू नो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है और इसे हम लिंक लैंग्वेज के रूप में जानते हैं क्योंकि ये हमें बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का काम भी करती है। जैसे हम किसी अन्य देश में जाएं या भारत के ही किसी अन्य भाग में जाएं, तो अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं आती लेकिन इंग्लिश आती है, तो हम अपने आप को उस जगह से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जो भी काम हमारा होता है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी ये बताइए कि भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मीन्स हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा के अंतर्गत मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। एक शब्द विभिन्न वर्णों द्वारा बनता है, एक वाक्य विभिन्न शब्दों द्वारा बनता है। यह वाक्य समूह ही भाषा होती है। भाषा लिखित या मौखिक हो सकती है। ओरल मतलब बोलकर भी अभिव्यक्ति की जाती है और लिखकर भी, रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म जो भाषा का होता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। A letter is the smallest unit of any language. भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या लेटर होते हैं और जैसे कि A, B, C ये सभी इंग्लिश के लेटर्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। इसके बाद आप अक्सर सुनते होंगे कि अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? An alphabet is the collection of all the letter in English language. इंग्लिश लेटर के जो A से लेकर Z तक अक्षर हैं, उन सभी को हम अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश कहते हैं। There are 26 letter in English language. How many letters are there? 26. कुल 26 वर्ण हमारी इंग्लिश भाषा में हैं। Each letter has an upper case means capital letter and a lower case means small letter form. और इन अक्षरों को हम दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर के फॉर्म में और स्मॉल लेटर के फॉर्म में। और ये रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि कहाँ कैपिटल का प्रयोग होगा और कहाँ पर स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का डिवीजन हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? वोवेल्स वे अक्षर होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट अपने थ्रोट से बोलते हैं और इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। बोलकर देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। दीज 5 आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? इन 5 को हटा दें, 26 - 5 = 21। तो consonants are 21 in number. Any of the letter of the English alphabet except A, E, I, O, U. इनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं और इनको जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई वोवेल ऐड होता है। जैसे हमने बोला B, तो उसके साथ E वोवेल ऐड हुआ। D तो भी E वोवेल ऐड हुआ। F A वोवेल ऐड हो गया। तो ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वर्ड मीन्स शब्द। शब्द क्या है? अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो एक निश्चित मीनिंग को अभिव्यक्त करता है उसे हम शब्द कहते हैं। हमने एक अक्षर लिया आई,
लेकिन इसकी मीनिंग क्लियर है, मैं, आई मीन्स मैं। इसी प्रकार हमने लिया एप्पल, APPLE एप्पल, तो इसका एक मीनिंग है इट इज अ फ्रूट ऑफ रेड कलर, तो आप समझ गए। लेकिन अगर इन्हीं अक्षरों को या वर्णों को हम मिसप्लेस कर दें, रीअरेंज कर दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और इस कंडीशन में हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। शब्द होने के लिए अनिवार्य है कि वर्णों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग, उसका एक मीनिंग होना जरूरी होता है। द सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे शब्द बनने के लिए अक्षरों का समूह होता है, उसी प्रकार वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों के समूह की आवश्यकता होती है, और शब्दों का समूह इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि उसका एक निश्चित अर्थ हो, तभी हम उसे वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गोज टू स्कूल एंड दे आर लिविंग इन मुंबई। तो इन सेंटेंस को पढ़ के इनका मीनिंग क्लियर है, इसलिए दीज बोथ आर सेंटेंसेस। एक अच्छे सेंटेंस में दो गुण होने चाहिए। फर्स्ट इज मीनिंगफुलनेस, मीन्स अर्थपूर्णता। जो भी सेंटेंस हम बनाएं वह सार्थक होना चाहिए। यदि किसी शब्द समूह का कोई अर्थ ना हो तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोज इन रेड इज कलर, इट इज नॉट कंप्लीटली मीनिंगफुल, इसका कोई सीधा अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब हमने इसी को रीअरेंज किया और लिख दिया रोज इज रेड इन कलर, नाउ मीनिंग इज क्लियर। गुलाब लाल रंग का होता है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरी बात, जो भी सेंटेंस हम लें उसमें जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो सही क्रम में होने चाहिए। यदि तथ्य सही क्रम में ना हो तो उस शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। अब आप सोच रहे हो कि ये मैडम ने क्या लिख रखा है, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है, आई एम एग्री। इसको हम अगर इस तरीके से लिखें, देखिए हमने इंदिरा गांधी को सब्जेक्ट बनाया, पहले इंडिया सब्जेक्ट था, अब हमने इंदिरा गांधी को सब्जेक्ट बना दिया, तो हो गया इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ आर यू क्लियर? अभी आपको समझ में आ रहा है? तो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। सेंटेंस का भी अगर हम डिवीजन करें, हमें अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाक्य प्रयोग करने होते हैं, ताकि हम स्वयं को अच्छे से भलीभांति व्यक्त कर पाएं। तो इस आधार पर वाक्यों को कई भागों में बांटा जाता है। कार्य के आधार पर वाक्यों का विभाजन 5 भागों में किया जाता है। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स कथनात्मक या सूचनात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इन वाक्यों के माध्यम से हम साधारण कथनों को अभिव्यक्त करते हैं। सिंपल कोई जब हमें बात बतानी है तो हम असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव या पॉजिटिव, मीन्स सकारात्मक वाक्य, और सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। क्या अंतर है दोनों में? कोई विशेष अंतर नहीं है बच्चों, दोनों ही सूचनाएं हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, इट इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर हम कहें आई एम नॉट अ टीचर, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। लेकिन ये बोथ सेंटेंसेस, दीज बोथ sentences are assertive sentence. Second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative means प्रश्नवाचक वाक्य. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. इन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज यस नो टाइप क्वेश्चन। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में होता है वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे हमसे पूछा गया डू यू गो टू स्कूल,
तो हमने उत्तर दे दिया यस या नो, तो हमारा सेंस क्लियर हो गया। इसलिए हम इनको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड्स जो हमने ब्रिज कोर्स में पढ़े थे, व्हाट, वेयर, हु, whom, उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। दूसरे होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्वेश्चन। जो WH वर्ड हैं उनका प्रयोग हम इन सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। नाउ योर आंसर विल बी अ पर्टिकुलर टाइम। अब आपको समय कोई ना कोई हमें निश्चित समय बताना होगा, मीन्स आप यस या नो बोल के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं हो सकता, वे सेंटेंसेस इस श्रेणी में आते हैं। तो दीज बोथ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। A sentence that expresses a command, request, suggestion or an entreaty is called an imperative sentence. इन वाक्यों के माध्यम से हम आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी योर पेन, सिट डाउन, क्लोज द विंडो। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम अपनी कमांड या रिक्वेस्ट को बोल सकते हैं विदाउट यूजिंग द सब्जेक्ट। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं भाववाचक वाक्य। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम किसी अचानक उठे हुए भाव जैसे खुशी, उदासी, दुख या आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं और जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप क्या करेंगे, आप जोर से चिल्लाएंगे, वाओ आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से हम जो अचानक अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस शब्द को हम जो अचानक निकलता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और ये जो मार्क दिख रहा है हमें ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड इच्छावाचक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम प्रार्थना, श्राप, इच्छा आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। हियर इज अ एक्सरसाइज। इसमें आपको काइंड ऑफ सेंटेंस लिखना है उस वाक्य के सामने जो यहाँ पर है। जैसे ही इज माई फ्रेंड, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, कैसा सेंटेंस है ये, तो आप यहाँ पर लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। इसी तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को कॉपी में सॉल्व कीजिए। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य की संरचना क्या होती है। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वाक्य कोई भी होता है उसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। पहले को हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इट्स पार्ट दैट एक्सप्रेसेस अ नेम अबाउट विच इज समथिंग टू बी सेड। वाक्य में जो भी कहा जाता है वो जिसके लिए कहते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। एंड प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज इट्स पार्ट दैट से समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज अ होली रिवर। तो द गंगा इज द सब्जेक्ट एंड इज अ होली रिवर इज द प्रेडिकेट। मोहित इज अ गुड बॉय। तो मोहित इज द सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय इज द प्रेडिकेट। यहाँ पर मोहित क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर हम बाकी जो प्रेडिकेट होता है उसमें पूछे कि किसके बारे में बात हो रही है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
इस पर भी एक एक्सरसाइज हम करेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक टेबल बनाइए, उसमें एक तरफ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अदर साइड पे हम लिखेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के नीचे इन सेंटेंसेस के आपको सब्जेक्ट लिखने हैं और प्रेडिकेट के लाइन में आपको प्रेडिकेट मतलब दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है विच इज द प्रेडिकेट। पूरा वो पार्ट हम लिखेंगे जो प्रेडिकेट में आएगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज होता है दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजन, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है लेकिन वो अपने आप में पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती है। इसको हम हिंदी में वाक्यांश भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। फ्रेज किसी वाक्य का एक पार्ट तो होता है लेकिन संपूर्ण वाक्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड गो टू योर हाउस, देन टू योर हाउस इज अ फ्रेज हियर, है ना। और वी क्या है? सब्जेक्ट। शुड क्या है? मॉडल, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, तो अ चेन ऑफ गोल्ड इज अ फ्रेज हियर। A phrase can be found at the beginning, middle or end of a sentence. कहीं भी हो सकती है, beginning में, middle में या end में, और तीनों जगह भी हो सकती है। A phrase may not contain a subject, a verb or both. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि phrase में subject होगा ही या verb होगी ही। हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। Thus a phrase may have a meaning but it does not convey a complete thought. For example, a tall girl, it is a phrase. Was standing is also a phrase and near me is also a phrase. तो तीनों phrase मिलकर एक complete sentence form कर रही है यहाँ पे। A tall girl was standing near me. Our next topic is clause. What is a clause? Clause को हम वाक्य खंड भी कहते हैं। ये कई सारे शब्दों का ऐसा समूह होता है जहां एक सब्जेक्ट का वर्ब से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट। अभी में हमने बताया था कि क्लॉज में फ्रेज में जरूरी नहीं है कि वर्ब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, लेकिन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अ क्लॉज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज कभी कभी कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी हो सकता है। अ सेंटेंस कैन हैव वन क्लॉज और मोर देन वन क्लॉज। एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं और एक क्लॉज होगा तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हियर इट इज अ कंप्लीट क्लॉज, अ सब्जेक्ट विथ अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, in the backyard the dog ran behind the cat, here the dog ran behind the cat is a clause and it is part of this sentence. Next, whenever Akbar gave Birbal a tricky problem, Birbal solved it easily. Here we are seeing two clauses in a sentence. Akbar gave Birbal a tricky problem is a clause and Birbal solved it easily is another clause. So शब्दों के समूह को हम क्लॉज कहते हैं। ये एक प्रकार का वाक्य होता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्लॉज आर ऑफ टू टाइप। क्लॉज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज दैट which makes complete sense on its own. इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, स्वतंत्र होता है। एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज दैट विच डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंस। जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whenever Akbar gave Birbal a tricky problem,
Birbal solved it easily. Here it is a independent clause and it is a dependent clause. In next example, football is an interesting game, though it requires a lot of energy. Football is an interesting game. It is an independent clause, and it is, though it requires a lot of energy, is the dependent clause here. Now come to types of sentence based on structure. स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब पेयर, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, एक वर्ब के साथ होती है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. वो अपने आप में कंप्लीट होता है. उस फॉर एग्जाम्पल, रिकी इज स्टडीइंग विथ मी, या आई एम लिविंग इन दिस हाउस. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें आगे कोई सेंटेंस जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस को शो करते हैं. दोज आर सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस तो समझ गए आप. अब आइए, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 सिंपल सेंटेंस. जब 2 साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है, किससे? ज्वाइंड बाय ए कॉमा एंड ए एट कंजंक्शन. एक कॉमा लगाकर कंजंक्शन से हम ऐड कर देते हैं. उस कंडीशन में वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. कंजंक्शन कौन से होते हैं? जैसे एंड, बट, और, सो, यट एटसेट्रा आर द डिफरेंट कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रिकी इज स्टडीइंग विथ मी एंड आई एम हेल्पिंग हिम. रिकी मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ. तो यहाँ पर हमने एंड से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया. सो इट बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस. Our third type of sentence is complex sentence. What is a complex sentence? A complex sentence contains a main clause and one or more dependent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है, और एक या उससे अधिक डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, यानी जो अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन शो अ मोर स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस देन अ कंपाउंड सेंटेंस. इसमें जो दो क्लॉजेज ऐड होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली हमें दिखाई देते हैं, उनमें ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भरता शो होती है. फॉर एग्जाम्पल, रिकी स्टडीज विथ मी व्हेन ही इज कंफ्यूज्ड. तो इट इज अ main clause and it depends on this clause, so it is dependent clause. Please remember, क्या याद रखना है हमें? बताइए. 2 बातें याद रखनी है जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. तो फर्स्ट इज, इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, एड अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज. अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आएगा तो हम एक कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें कंजंक्शन को जो कनेक्टिंग वाला होगा उसको पहले लिखेंगे. और सेकंड कंडीशन है, इफ द मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट. अगर मेन क्लॉज पहले आएगा तो नो कॉमा इज नीडेड बिटवीन द 2. तो दोनों के बीच में कॉमा की कोई जरूरत नहीं होगी. वी कैन राइट इन फ्लुएंसी. कंटिन्यूएशन में हम उसको लिख सकते हैं. सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. चेक योर आंसर. हमने 2 एक्सरसाइजेस प्रीवियसली की हुई हैं, मैंने आपको दी थी, और अब हम उनको चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज, राइट काइंड ऑफ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ सेंटेंसेस. जो ये सेंटेंस दिए हैं इसमें हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखना है.
हमने 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। फर्स्ट वाज assertive, second was interrogative, third was imperative, then exclamatory and optative. So you should check your answers if you have done, और नहीं किए हैं तो बाद में करके फिर चेक करें। हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज he is my friend, कैसा सेंटेंस है? assertive। नेक्स्ट who are you, प्रश्न दिख रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। ब्लेसिंग हमने किस सेंटेंस में देखी थी? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ब्रावो, व्हाट अ सिक्स, सडन फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिट डाउन, कमांड दी जा रही है तो इंपेरेटिव सेंटेंस। कम हियर, अगेन कमांड, देन इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके। दूसरी जो एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना था। चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस वाज रीना इज अ सिंगर। सो हियर रीना इज सब्जेक्ट एंड इज अ सिंगर इज प्रेडिकेट। दे, इट वाज अ क्वेश्चन, डू दे लाइक आइसक्रीम, तो दे इज द सब्जेक्ट एंड डू blank, like ice cream is the predicate. Third one, I love my country, I is the subject, love my country is the predicate. He is writing a letter, here he is the subject and is writing a letter is the predicate. We are not going on a picnic, here we is the subject and are not going on a picnic today is the object of this, is the predicate of this sentence. So I hope कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। Take care and revise these contents. Thank you. Have a nice day.